दोस्तों आप सभी का स्वागत है इजी ज्ञान में। दोस्तों अब हम झारखंड जीएस का प्रैक्टिस सेट 4 को करेंगे जो कि आने वाले जेपीएससी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों हमारा पहला सवाल है कि मुंडा जनजाति में गांव को भूत प्रेत से बचाने हेतु पाहन द्वारा की जाने वाली पूजा पाठ के बदले उसे दी जाने वाली भूमि को क्या कहा जाता है। मुंडा जनजाति में गांव को भूत प्रेत से बचाने हेतु पाहन द्वारा की जाने वाली पूजा पाठ के बदले उसे दी जाने वाली भूमि को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो उसे भूत खेता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भूत खेता ही कहा जाता है। अगला सवाल है दोस्तों कि नागवंशी राजाओं द्वारा मुगल शासकों के दिए जाने वाले कर नजराना को क्या कहा जाता था। नागवंशी राजाओं द्वारा मुगल शासकों को दिए जाने वाले कर या नजराना को क्या कहा जाता था दोस्तों? तो इसे जो माल गुजारी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? माल गुजारी। दोस्तों हमारा अगला सवाल है कि पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में निम्न में से कौन सर्वोच्च न्यायालय की तरह कार्य करता था। पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में निम्न में से कौन जो है सर्वोच्च न्यायालय की भांति कार्य करता था दोस्तों? तो पढ़ा दीवान जो है ये सर्वोच्च न्यायालय की तरह काम करता था। अगला सवाल है दोस्तों कि मांझी परगना शासन व्यवस्था में यौन अपराधों के दी जाने वाली सजा को क्या कहते थे। मांझी परगना शासन व्यवस्था में यौन अपराधों को दी जाने वाली सजा को क्या कहते थे दोस्तों? तो इसे बिटलाहा करते थे जो कि सामाजिक बहिष्कार होता था। ठीक है, मांझी परगना शासन व्यवस्था में यौन अपराधों को दी जाने वाली सजा को बिटलाहा करते थे दोस्तों, जो कि सामाजिक बहिष्कार होता था। अगला सवाल है दोस्तों कि मुंडामान की शासन व्यवस्था में पीड़ों की कुल संख्या कितनी है दोस्तों? मुंडामान की शासन व्यवस्था में पीड़ों की कुल संख्या कितनी है दोस्तों? तो 26 है। 26 पीड़ों की संख्या है। अगला सवाल है कि ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था में अशुद्ध परिवारों की शुद्धिकरण का कार्य निम्न में से कौन करता है। ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था में अशुद्ध परिवारों के शुद्धिकरण का कार्य जो है निम्नलिखित में से कौन करता है दोस्तों? तो करटाहा करते हैं। कौन करते हैं? करटाहा ही ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था में अशुद्ध परिवारों के शुद्धिकरण का कार्य करते हैं। हमारा अगला सवाल है कि सौरैया पहाड़िया जनजाति की स्वशासन व्यवस्था में धार्मिक क्रियाकलापों का संपादक कौन करता है दोस्तों? कहता है सौरैया पहाड़िया जनजाति की स्वशासन व्यवस्था में धार्मिक क्रियाकलापों का संपादन जो है ये दोस्तों कौन करता है दोस्तों? तो मांझी करता है। कौन करता है? मांझी ही सौरैया पहाड़ी जनजाति की स्वशासन व्यवस्था में धार्मिक क्रियाकलापों का संपादन करता है। दोस्तों हमारा अगला सवाल है कि कंवर जनजाति की शासन व्यवस्था में जाति पंचायत का मुखिया क्या कहलाता है। कंवर जनजाति की शासन व्यवस्था में जाति पंचायत का मुखिया जो है क्या कहलाता है दोस्तों? तो सयाना कहलाता है। कंवर जनजाति की शासन व्यवस्था में जाति पंचायत की मुखिया सयाना कहलाता है। अगला सवाल है दोस्तों कि निम्न में से किस तिथि को डाल्टनगंज कांग्रेस कार्यालय पर ब्रिटिश सरकार ने कब्जा जमा लिया था दोस्तों? निम्न में से किस तिथि को डाल्टनगंज कांग्रेस कार्यालय पर ब्रिटिश सरकार ने कब्जा जमा लिया था दोस्तों? तो 10 अगस्त 1942 ईस्वी को, ठीक है, डाल्टनगंज कांग्रेस कार्यालय पर ब्रिटिश सरकार ने अपना कब्जा जमा लिया था दोस्तों। चलते दोस्तों अगले सवाल की ओर। दोस्तों हमारा अगला सवाल है कि निम्न में से कौन सा क्षेत्र 1857 के स्वतंत्रता संघर्ष से लगभग अछूता रहा। निम्न में से ऐसा कौन सा क्षेत्र है जो 1857 के संघर्ष से लगभग अछूता रहा दोस्तों? तो संथाल परगना ही वैसा क्षेत्र है जो 1857 के स्वतंत्रता संघर्ष से लगभग अछूता रहा। हमारा अगला सवाल कहता है कि सिद्धू कान्हू का जन्म संथाल परगना के किस गाँव में हुआ। सिद्धू कान्हू का जो जन्म है ये संथाल परगना के किस गांव में हुआ दोस्तों? तो ये भोगनाडीह में हुआ। कहाँ पे? भोगनाडीह में ही सिद्धू कान्हू का जन्म हुआ। अगला सवाल है कि जयपाल सिंह की मृत्यु कब हुई दोस्तों? जयपाल सिंह की मृत्यु कब हुई? तो 20 मार्च 1970 ईस्वी को ही जयपाल सिंह की मृत्यु हुई थी दोस्तों। अगला सवाल, शिबू सोरेन द्वारा सोनोत संथाल समाज का गठन किस वर्ष में किया गया था। शिबू सोरेन द्वारा सोनोत संथाल समाज का गठन जो है ये दोस्तों किस वर्ष किया गया था? तो 1970 ईस्वी में ही शिबू सोरेन द्वारा सोनोत संथाल समाज का गठन किया गया था। चलते दोस्तों अगले सवाल की ओर। कहता है राम नारायण सिंह के पिता का क्या नाम था। राम नारायण सिंह के पिता का क्या नाम था दोस्तों? तो भोली सिंह। भोली सिंह ही राम नारायण सिंह के पिता का नाम था। अगला सवाल, प्रजातीय दृष्टि से सदान क्या है दोस्तों? तो प्रजातीय दृष्टि से सदान आर्य है। दोस्तों हमारा अगला सवाल है कि संथाली भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में कब शामिल किया गया दोस्तों? तो संथाली भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में 2003 में शामिल किया गया। दोस्तों बात करें तो 92वां संविधान संशोधन
2003 में जो है 4 भाषा को जगह मिली थी, उनमें से एक भाषा जो 8वीं अनुसूची में 4 भाषा को जगह मिली थी, उनमें से एक भाषा जो है संथाली भी था। अगला सवाल है दोस्तों कि बाइबल का हिंदी में सर्वप्रथम अनुवाद किसने किया था। ठीक है, बाइबल का जो हिंदी में जो है सर्वप्रथम अनुवाद जो है दोस्तों ये किसने किया था, तो ये किया था फादर डॉक्टर कामिल बुल्के ने। फादर डॉक्टर कामिल बुल्के ने जो है बाइबल का हिंदी में सर्वप्रथम अनुवाद किया था दोस्तों। अगला सवाल है कि संक्षिप्त मुंडारी व्याकरण एवं मुंडारी अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश की रचना किसने की थी। ठीक है, कहता है संक्षिप्त मुंडारी व्याकरण एवं मुंडारी अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश की जो है रचना है ये दोस्तों किसने की थी, तो डॉक्टर मनमसी मुंडू ने। डॉक्टर मनमसी मुंडू ने ही संक्षिप्त मुंडारी व्याकरण एवं मुंडारी अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश की रचना की थी। अगला सवाल है करम गीत के रचनाकार कौन है दोस्तों, तो करम गीत के रचनाकार हैं हमारे बुद्धू भगत। बुद्धू भगत ने ही करम गीत की रचना की थी दोस्तों। हमारा अगला सवाल है कि संथाली भाषा के उपन्यास मुहिला चेचे दाई के उपन्यासकार जो है कौन है दोस्तों, तो ननकू सोरेन है। कौन है, ननकू सोरेन ही संथाली भाषा के उपन्यास मुहिला चेचे दाई के उपन्यासकार हैं। अगला सवाल प्रीति बाला किनकी रचना है। प्रीति बाला जो है ये दोस्तों ये किनकी रचना है, तो ये बुद्धू बाबू की रचना है। बुद्धू बाबू की ही रचना है प्रीति बाला। चलते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल है झारखंड में शिक्षा के विकास में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है दोस्तों। झारखंड में शिक्षा के विकास में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है दोस्तों, तो ईसाई मिशनरियों की। ईसाई मिशनरियों की ही झारखंड में शिक्षा के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका रही। अगला सवाल केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान जो है कहाँ है दोस्तों, तो जलगोड़ा में है। कहाँ पे है, जलगोड़ा में ही केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान है दोस्तों। चलते दोस्तों अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल हमसे कहता है कि झारखंड में कितने राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थान हैं। झारखंड में जो है दोस्तों कितने जो है राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थान है दोस्तों, तो यहाँ पे झारखंड में जो है टोटल 19 जो है पॉलिटेक्निक राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थान है। दोस्तों हमारा अगला सवाल है कि गुरुकुल महाविद्यालय कहाँ अवस्थित है। गुरुकुल महाविद्यालय जो है ये दोस्तों कहाँ अवस्थित है, तो ये देवघर में अवस्थित है। देवघर में ही है गुरुकुल महाविद्यालय। चलते दोस्तों अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल हमसे कहता है कि रांची स्थित ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना कब हुई थी दोस्तों, तो इसकी स्थापना हुई थी 1953 में। 1953 में ही रांची स्थित ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना हुई थी। दोस्तों हमारा अगला सवाल है कि शेखर बोस जो है ये किस खेल के विख्यात प्रशिक्षक हैं। शेखर बोस जो है ये किस खेल के विख्यात प्रशिक्षक हैं दोस्तों, तो वॉलीबॉल के ये विख्यात प्रशिक्षक हैं शेखर बोस। चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल है कि पीके बनर्जी का संबंध किस खेल से है। पीके बनर्जी का जो संबंध है ये दोस्तों किस खेल से है, तो इसका संबंध है फुटबॉल से। फुटबॉल से ही पीके बनर्जी का संबंध है। अगला सवाल झारखंड का प्रथम नागपुरी फिल्म कौन सा था। झारखंड का जो है प्रथम नागपुरी फिल्म जो है ये कौन सा था दोस्तों, तो ये सोना कर नागपुर। सोना कर नागपुर ही झारखंड का प्रथम नागपुरी फिल्म था। अगला सवाल कीनन स्टेडियम कहाँ है दोस्तों। कहता है कि कीनन स्टेडियम जो है ये दोस्तों कहाँ है, तो ये है जमशेदपुर में। जमशेदपुर में ही कीनन स्टेडियम स्थित है। अगला सवाल है दोस्तों कहता है रांची स्थित JSCA स्टेडियम में पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच कब खेला गया था दोस्तों। ठीक है, कहा जाता है कि रांची स्थित JSCA स्टेडियम में पहला अंतर्राष्ट्रीय जो क्रिकेट मैच है दोस्तों, तो ये कब खेला गया था दोस्तों, तो 19 जनवरी 2013 को। 19 जनवरी 2013 को ही ठीक है रांची स्थित JSCA स्टेडियम में ठीक है 19 जनवरी 2013 को ही रांची स्थित JSCA स्टेडियम में पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेला गया था दोस्तों। अगला सवाल है छोटा नागपुर में पहली बार सर्वे का कार्य कब प्रारंभ हुआ। छोटा नागपुर में जो है पहली बार सर्वे का कार्य कब प्रारंभ हुआ, तो 1902 ईस्वी में जो है छोटा नागपुर में पहली बार सर्वे का कार्य प्रारंभ हुआ। अगला सवाल निम्न में से किस अधिनियम को भारतीय परिषद अधिनियम 1892 की धारा 5 के अधीन गवर्नर जनरल की मंजूरी से अधिनियमित किया गया है। ठीक है, निम्न में से किस अधिनियम को भारतीय परिषद अधिनियम 1892 की धारा 5 के अधीन गवर्नर जनरल की मंजूरी से अधिनियमित किया गया दोस्तों, तो ये आपका बंगाल टेनेंसी एक्ट 1897 अधिनियम के तहत। अगला सवाल हमसे कहता है दोस्तों कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 झारखंड के कुल कितने जिलों में लागू है दोस्तों। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 झारखंड के कुल 18 जिलों में लागू है। कितने जिलों में, 18 जिलों में लागू है।
अगला सवाल, झारखंड सरकार द्वारा छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की निम्न में से किस धारा में 2016 में संशोधन प्रस्तावित किया गया है? झारखंड सरकार द्वारा छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की निम्न में से किस धारा में 2016 में संशोधन जो है ये प्रस्तावित किया गया है दोस्तों? तो ये आपके तीनों में ही, ठीक है, कौन कौन से में? धारा 21 में भी, धारा 49 के 1 एवं धारा 49 के 2 में भी, ठीक है, और लास्ट में है कि धारा 71 का को एवं परंतुक 1 में संशोधक एवं परंतुक 11 स्पष्टीकरण 1 सहित एवं का विलोपन। ठीक है, तो बात करें तो धारा 71 का को के परंतुक 1 में संशोधन एवं परंतुक 11 में स्पष्ट 1 सहित, ठीक है, का विलोपन। तो हमारा जवाब हो जाएगा उपयुक्त सभी। दोस्तों हमारा अगला सवाल है कि सीएनटी एक्ट की किस धारा में रैयत के जोत के लगान में कमी के संबंध में प्रावधान किया गया है? सीएनटी एक्ट की किस धारा में रैयत के जोत के लगान में कमी के संबंध में जो दोस्तों प्रावधान किया गया है दोस्तों? तो ये आपका धारा 33 का को में। हमारा अगला सवाल है दोस्तों कि संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन जो है सत्य है? संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के संबंध में निम्न में से जो है कौन सा कथन सत्य है दोस्तों? तो हमारा जो है सबसे पहला कथन हमसे कहता है कि यह 1949 में लागू हुआ है, बिल्कुल सही है। अगला कथन हमसे कहता है कि यह नियम संथाल परगना के भूस्वामी और रैयतों के हित में इनकी भूमि की सुरक्षा में बनाया गया है, ये भी दोस्तों सही है। अगला कहता है कि यह 13 अप्रैल 1949 से अनुपूरक उपबंध के रूप में लागू है, दोस्तों ये भी सही है। तो हमारा जवाब हो जाएगा उपयुक्त सभी। चलो दोस्तों अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल हमसे कहता है कि रैयत को अपनी जोत पर निम्न में से कौन सा अधिकार नहीं है? रैयत को अपनी जोत पर निम्न में से जो है कौन सा अधिकार नहीं है दोस्तों? तो इन्हें जो है उद्योग लगाने का अधिकार नहीं है, ठीक है, उद्योग लगाने का अधिकार जो है इनमें नहीं है अपनी जोत में। अगला सवाल है दोस्तों, अगला सवाल है कि किन परिस्थितियों में ग्राम प्रमुख को रैयत समझा जाएगा? किन परिस्थितियों में ग्राम प्रमुख को रैयत समझा जाएगा दोस्तों? तो ओत निजी, ठीक है, जोत होने पर, ठीक है, ओत निजी जोत होने पर। अनुसूचित क्षेत्र के 100% पदों को कितने वर्षों के लिए स्थानीय निवासियों द्वारा भरा जाएगा? ठीक है, कहता है कि अनुसूचित क्षेत्र के 100% पदों को कितने वर्षों के लिए स्थानीय निवासियों द्वारा भरा जाएगा दोस्तों? तो ये 10 वर्ष के लिए, ठीक है, 10 वर्ष के लिए। अगला सवाल है कि संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के अनुसार उपायुक्त कितने वर्षों के पश्चात बंजर भूमि का बंदोबस्त कर सकता है? संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के अनुसार जो है उपायुक्त कितने वर्षों के पश्चात बंजर भूमि का जो है बंदोबस्त कर सकता है दोस्तों? तो ये 5 वर्षों के पश्चात जो है बंदोबस्त भूमि का बंजर भूमि का बंदोबस्त कर सकता है। अगला सवाल है कि पेशा कानून का उद्देश्य निम्न में से किसे सशक्त करना है? पेशा कानून का जो उद्देश्य है यह निम्न में से किसे सशक्त करना है दोस्तों? तो ये ग्राम सभा को सशक्त करना ही पेशा कानून का उद्देश्य है। अगला, चुटिया नागपुर क्षेत्र में किस वर्ष छोटा नागपुर एवं काश्तकारी प्रक्रिया अधिनियम को लागू किया गया था? ठीक है, चुटिया नागपुर क्षेत्र में किस वर्ष छोटा नागपुर एवं काश्तकारी प्रक्रिया अधिनियम को लागू किया गया था दोस्तों? तो ये आपका 1879 ईस्वी में, 1879 ईस्वी में ही चुटिया नागपुर क्षेत्र में छोटा नागपुर एवं काश्तकारी प्रक्रिया अधिनियम को लागू किया गया था। छोटा नागपुर का पठार की चट्टानें कैसी होती है? छोटा नागपुर का पठार की चट्टानें जो है ये दोस्तों कैसी होती है? तो ये क्रिस्टलीय एवं कायांतरित होती है, क्रिस्टलीय एवं कायांतरित होती है छोटा नागपुर की पठार की चट्टानें। अगला सवाल, झारखंड के सर्वोच्च शिखर पारसनाथ की समुद्र तल से कितनी ऊंचाई है? झारखंड के सर्वोच्च शिखर पारसनाथ की समुद्र तल से दोस्तों कितनी ऊंचाई है दोस्तों? तो इसकी ऊंचाई है 1365 मीटर समुद्र तल से। अगला, झारखंड की कौन सी नदी दक्षिण पूर्व की ओर प्रवाहित होती है? झारखंड की कौन सी नदी जो है ये दक्षिण पूर्व की ओर प्रवाहित होती है दोस्तों? तो ये जो है स्वर्ण रेखा नदी जो है ये दक्षिण पूर्व की ओर प्रवाहित होती है। चलते दोस्तों अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल कहता है
कि अजय नदी कहाँ से निकलती है। अजय जो नदी है ये दोस्तों ये कहाँ से निकलती है, तो ये मुंगेर बिहार से, मुंगेर बिहार से अजय नदी निकलती है। अगला सवाल कि हुंड्रू जल विद्युत गृह किस योजना के अंतर्गत आती है। हुंड्रू जल विद्युत गृह जो है ये किस योजना के अंतर्गत आती है, तो ये स्वर्ण रेखा जो योजना के अंतर्गत आती है। ठीक है, स्वर्ण रेखा योजना के अंतर्गत आती है हुंड्रू जल विद्युत गृह। अगला सवाल, सोनुआ जलप्रपात किस जिले में स्थित है। सोनुआ जलप्रपात जो है ये किस जिले में स्थित है, तो ये रांची जिले में स्थित है, रांची जिले में ही है सोनुआ जलप्रपात। अगला सवाल, झारखंड में दामोदर नदी घाटी परियोजना स्थित बाल पहाड़ी बांध कौन सी नदी पर स्थित है। झारखंड में दामोदर नदी घाटी परियोजना स्थित बाल पहाड़ी बांध जो है दोस्तों ये कौन सी नदी पर स्थित है, तो दोस्तों ये जो है बराकर नदी पर स्थित है। किस नदी पर, बराकर नदी पर। अगला सवाल, झारखंड के कुल वनों का कितना प्रतिशत अवर्गीकृत वन है। झारखंड के कुल वनों का कितना प्रतिशत दोस्तों अवर्गीकृत वन है दोस्तों, तो ये आपका 0.14% जो है ये अवर्गीकृत वन है। अगला सवाल है, कोयला भंडार में झारखंड का कौन सा स्थान है। कोयला भंडार में झारखंड कौन सा स्थान है, तो इसका स्थान है प्रथम, पहला। अगला, बेरिलियम का मुख्य उत्पादक जिला कौन है। बेरिलियम का मुख्य उत्पादक जो जिला है दोस्तों ये कौन है, तो यह है कोडरमा गिरिडीह। कोडरमा गिरिडीह ही बेरिलियम का मुख्य उत्पादक जिला है। अगला सवाल कहता है कि झारखंड में स्थापित सर्वप्रथम आधुनिक उद्योग कौन सा है। झारखंड में स्थापित सर्वप्रथम जो है आधुनिक उद्योग कौन सा है दोस्तों, तो लौह इस्पात उद्योग ही झारखंड में स्थापित सर्वप्रथम आधुनिक उद्योग है। अगला सवाल, सोना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आप विचार करें। सोना के संदर्भ पे आप जो है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कहता है, झारखंड के सिंहभूम क्षेत्र में स्वर्ण रेखा घाटी का क्षेत्र रांची के दामोदर घाटी क्षेत्र तथा हजारीबाग में पाया जाता है। ये बिल्कुल राइट है। अगला कहता है, झारखंड कॉपर लिमिटेड द्वारा घाटशिला में प्रतिवर्ष औसतन 350 किलोग्राम सोना का उत्पादन होता है। ठीक है, तो हमारा ये भी राइट है, तो हमारा जवाब हो जाएगा केवल 1 और 2 सही। टिस्को में कोयला की प्राप्ति कहाँ से होती है, तो दोस्तों टिस्को में कोयला की प्राप्ति होती है झड़िया से। कहाँ से होती, झड़िया से ही टिस्को में कोयला की प्राप्ति होती है। अगला सवाल है, झारखंड औद्योगिक नीति 2001 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आप विचार करें। पहला कहता है कि झारखंड औद्योगिक नीति की घोषणा राज्य के गठन के बाद अगस्त 2001 में की गई थी। सही। अगला कहता है कि इस नीति के अंतर्गत निर्यात को बढ़ावा देना तथा बीमारू इकाइयों का पुनर्द्वार करना है। ये भी सही। तो हमारा जवाब हो जाएगा दोस्तों 1 एवं 2। चलते दोस्तों अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल, झारखंड के किस स्थान पर औद्योगिक विकास केंद्र की स्थापना की गई है। झारखंड के किस स्थान पर जो है औद्योगिक विकास केंद्र की स्थापना की गई दोस्तों, तो बरही हजारीबाग में। बरही हजारीबाग में ही जो है औद्योगिक विकास केंद्र की स्थापना की गई है। अगला सवाल, झारखंड सरकार की 2016 औद्योगिक नीति के लागू रहने की अवधि कितनी है दोस्तों, तो यह है 10 वर्ष। झारखंड सरकार की 2016 औद्योगिक नीति के लागू रहने की अवधि दोस्तों कितनी है, तो ये 10 वर्ष है। हमारा अगला सवाल है कि 2008 की पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास नीति के अनुसार राज्य स्तरीय पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास परिषद की बैठक कम से कम डैश वर्ष में होगी दोस्तों, 2 बार 1 वर्ष में होगी। कितनी बार होगी, 2 बार जो है 1 वर्ष में होगी। ठीक है, 2008 की पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास नीति के अनुसार राज्य स्तरीय पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास परिषद की बैठक कम से कम 1 वर्ष में 2 बार होगी। अगला सवाल है कि दोस्तों पुनर्स्थापन अधिनियम 2013 के तहत किसको भूमि का स्थायी माना जाता है। पुनर्स्थापन अधिनियम 2013 के तहत जो किसको भूमि का स्थायी माना जाता है दोस्तों, तो पट्टा अधिकार मालिक को भी माना जाता है और भूमि रिकॉर्ड में स्वामी के रूप जिसका नाम दर्ज हो उन्हें भी माना जाता है। तो हमारा जवाब हो जाएगा ए एंड बी बोथ। अगला सवाल है दोस्तों, अगला सवाल है कि मुख्यमंत्री रघुवर दास ने किस वर्ष झारखंड की स्थायी नीति की घोषणा की थी। ठीक है, मुख्यमंत्री रघुवर दास ने किस वर्ष जो है झारखंड की स्थायी नीति की घोषणा की थी दोस्तों, तो अप्रैल 2016 में इन्होंने झारखंड की स्थायी नीति की घोषणा की थी। अगला सवाल है, खाद्यान्न की आपूर्ति नहीं होने की स्थिति में प्रत्येक लाभुक को राज्य सरकार द्वारा दिया जाएगा क्या।
खाद्यान्न आपूर्ति नहीं होने की स्थिति में प्रत्येक लाभुक को राज्य सरकार द्वारा क्या दिया जाएगा दोस्तों? तो इन्हें जो है खाद्य सुरक्षा भत्ता दिया जाएगा। ठीक है, खाद्य सुरक्षा भत्ता दिया जाएगा इन्हें। अगला सवाल है, झारखंड राज्य में किस वर्ष निर्यात नीति की घोषणा की गई थी? झारखंड राज्य में जो है किस वर्ष जो है निर्यात नीति की घोषणा की गई थी दोस्तों? तो 2015 में जो है निर्यात नीति की घोषणा की गई थी झारखंड राज्य में। चलते दोस्तों अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल है कि सर्व शिक्षा अभियान के 10वीं पंचवर्षीय योजना में केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार की हिस्सेदारी कितनी थी? सर्व शिक्षा अभियान के 10वीं पंचवर्षीय योजना में केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार की हिस्सेदारी किस रेशियो में थी दोस्तों? तो ये 75:25 रेशियो में थी, 75:25 रेशियो में। अगला सवाल, कौन सा योजना राज्य सरकार द्वारा चलाया जाता है? कौन सा जो योजना है ये राज्य सरकार द्वारा चलाया जाता है दोस्तों? तो गोकुल ग्राम विकास योजना जो है ये राज्य सरकार द्वारा चलाया जाता है। अगला सवाल, अन्नपूर्णा योजना के तहत प्रति व्यक्ति कितने राशन का प्रावधान है दोस्तों? तो प्रति व्यक्ति है 10 kg। ठीक है, 10 kg राशन का प्रावधान है। अगला सवाल, बिरसा मुंडा आवास योजना किनके लिए चलाई गई है? बिरसा मुंडा जो आवास योजना है ये किनके लिए चलाई गई है दोस्तों? तो ये जो है आदिम जनजाति के लिए चलाई गई है बिरसा मुंडा आवास योजना। अगला सवाल, सर्व शिक्षा अभियान के तहत कितने आयु वर्ग के सभी बच्चों को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराना है? सर्व शिक्षा अभियान के तहत कितने आयु वर्गों के सभी बच्चों को प्राथमिक शिक्षा जो है उपलब्ध कराना है दोस्तों? तो 6 से 14 वर्ष के, 6 से 14 आयु वर्ग के, ठीक है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को। अगला सवाल, बिरसा जैविक उद्यान की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? बिरसा जैविक उद्यान की स्थापना दोस्तों ये किस वर्ष में हुई थी? तो 1994 में ही बिरसा जैविक उद्यान की स्थापना हुई थी। अगला सवाल, झारखंड के किस जिले में जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान है? झारखंड के किस जिले में जवाहरलाल नेहरू जो है जैविक उद्यान है दोस्तों? तो ये बोकारो जिले में, बोकारो जिले में, झारखंड के बोकारो जिले में ही जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान है। चलते दोस्तों अगले सवाल की ओर। कहता है पालकोट अभयारण्य की स्थापना कब हुई थी? पालकोट अभयारण्य की स्थापना दोस्तों कब हुई थी? तो 1990 ईस्वी में पालकोट अभयारण्य की स्थापना हुई थी। अगला सवाल है दोस्तों कि झारखंड में कितने जिलों में गैर ऑपरेशन फ्लड परियोजना लागू है? झारखंड के कितने जिलों में गैर ऑपरेशन फ्लड परियोजना जो है ये दोस्तों लागू है? तो ये आपके 22 जिलों में जो है गैर ऑपरेशन फ्लड परियोजना लागू है झारखंड के। अगला सवाल कहता है झारखंड में कौन सा अरण्य प्रभाग का वृहत्तम संरक्षित अरण्य क्षेत्र है? झारखंड में कौन सा अरण्य प्रभाग का वृहत्तम संरक्षित अरण्य क्षेत्र है दोस्तों? तो ये सारंडा, ठीक है, सारंडा जो अरण्य प्रभाग का वृहत्तम संरक्षित अरण्य क्षेत्र है, सारंडा अरण्य प्रभाग। झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड किस प्रकार की संस्था है? झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जो है दोस्तों ये किस प्रकार की संस्था है दोस्तों? तो ये नियामक संस्था है। कैसी संस्था है? नियामक संस्था है। दोस्तों हमारा अगला सवाल है कि 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड राज्य के किस जिले में पुरुष कामगारों की सर्वाधिक संख्या है? 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड राज्य के किस जिले में जो है पुरुष कामगारों की सर्वाधिक संख्या है दोस्तों? तो ये दुमका में। कहाँ पर? दुमका में जो है सर्वाधिक जनसंख्या है जो पुरुष कामगार है। अगला सवाल, ग्रीन हाउस गैसों से प्रतिक्रिया करती और वायुमंडल में उनके सांद्रण को प्रभावित करती है कौन? ग्रीन हाउस गैसों से प्रतिक्रिया करती है और वायुमंडल में उनके सांद्रण को प्रभावित करती है दोस्तों। तो ये कौन है? तो ये आपका है उपयुक्त सभी ही। ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी है, मीथेन गैस भी है और ओजोन परत भी, ठीक है। ग्रीन हाउस गैसों से ये प्रतिक्रिया करती है और वायुमंडल में उनके सांद्रण को प्रभावित करती है। अगला सवाल, पर्यावरण के मूल संगठकों में शामिल नहीं किया जाता है। पर्यावरण के मूल संगठकों में शामिल नहीं किया जाता है। किसे शामिल नहीं किया जा सकता है दोस्तों? तो स्थानिक को, ठीक है, स्थानिक को जो है पर्यावरण के मूल संगठनों में शामिल नहीं किया जा सकता। अगला सवाल, केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय पर्यावरण नीति की किस वर्ष अपनाई थी? केंद्र सरकार ने जो है राष्ट्रीय पर्यावरण नीति जो है ये किस वर्ष अपनाई थी दोस्तों? तो ये आपका 2006 में अपनाई थी, ठीक है। 2006 में
केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय पर्यावरण नीति अपनाई थी? अगला सवाल है, ग्राम स्तर पर गठित आपदा प्रबंधन समिति का अध्यक्ष कौन होता है? ग्राम स्तर पर गठित आपदा प्रबंधन समिति का अध्यक्ष दोस्तों कौन होता है? तो ग्राम सभा का मुखिया होता है। ग्राम सभा का मुखिया ही ग्राम स्तर पर गठित आपदा प्रबंधन समिति का अध्यक्ष होता है। अगला सवाल है, झारखंड राज्य का कौन सा जिला सूखा से सर्वाधिक दुष्प्रभावित है? झारखंड राज्य का कौन सा जिला जो है सूखा से सर्वाधिक दुष्प्रभावित है दोस्तों? तो ये है आपका पलामू। पलामू ही झारखंड राज्य का ऐसा जिला है जो सूखा से सर्वाधिक दुष्प्रभावित है। अगला सवाल, झारखंड के आपदा के दौरान राहत कार्य के संचालन हेतु गठित राज्य आपदा कार्रवाई कोष में केंद्र एवं राज्य सरकार की हिस्सेदारी क्रमशः कितनी होती है दोस्तों? तो ये होती है 75 एवं 25%, 75% एंड 25%। राज्य में बाढ़ से संबंधित आपदा हेतु निम्न में से कौन सा संस्थान शैक्षणिक एवं तकनीकी कार्यों का संचालन करता है? राज्य में बाढ़ से संबंधित आपदा हेतु निम्न में से कौन सा संस्थान जो है शैक्षणिक एवं तकनीकी कार्यों का संचालन करता है दोस्तों? तो जेसैक ही राज्य में बाढ़ से संबंधित आपदा हेतु जो है संस्थान शैक्षणिक एवं तकनीकी कार्यों का संचालन करता है। चलते दोस्तों अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल है कि प्रखंड स्तर पर गठित आपदा प्रबंधन समिति का अध्यक्ष कौन होता है? अब बताएं कि प्रखंड स्तर पर गठित आपदा प्रबंधन समिति का अध्यक्ष दोस्तों कौन होता है? तो ये होता है प्रखंड विकास पदाधिकारी। प्रखंड विकास पदाधिकारी ही प्रखंड स्तर पर गठित आपदा प्रबंधन समिति का अध्यक्ष होता है। अगला सवाल, छऊ नृत्य के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्यों के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2018 में किसे सम्मानित किया गया है दोस्तों? तो ये गोपाल प्रसाद दुबे को ही छऊ नृत्य के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2018 में सम्मानित किया गया है। हमारा अगला सवाल है कि पद्मश्री पुरस्कार 2019 से सम्मानित जमुना टुडू ने किस क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किया है? पद्मश्री 2019 से सम्मानित जमुना टुडू ने किस क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किया दोस्तों? तो ये पर्यावरण क्षेत्र में जो है उन्होंने उल्लेखनीय कार्य किया है। तो हमारा आंसर हो जाएगा पर्यावरण क्षेत्र में उन्होंने उल्लेखनीय कार्य किया है। अगला सवाल, झारखंड के किस शहर के 100 वर्ष पूरे होने पर उपलक्ष्य में डाक टिकट जारी किया गया है दोस्तों? ठीक है, झारखंड के किस शहर के 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में डाक टिकट जो है जारी किया गया है दोस्तों? तो ये आपका जमशेदपुर। ठीक है, जमशेदपुर शहर के 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में डाक टिकट जारी किया गया है। अगला सवाल, आयुष्मान भारत योजना का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा झारखंड के किस शहर से किया गया था दोस्तों? कहता है कि आयुष्मान भारत योजना का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र द्वारा झारखंड के किस शहर से शुरू किया गया दोस्तों? तो रांची शहर से शुरू किया गया था। किस शहर से? रांची शहर से। अगला सवाल, झारखंड के किस सांसद को स्वच्छता अभियान व नक्सल एरिया में बदलाव लाने हेतु चैंपियन ऑफ चेंज सम्मान दिया गया दोस्तों? तो विद्युत वरण महतो। विद्युत वरण महतो को, ठीक है, सांसद को, ये सांसद हैं, को स्वच्छता अभियान व नक्सल एरिया में बदलाव लाने हेतु चैंपियन ऑफ चेंज सम्मान जो है इन्हीं को दिया गया है। किन्हें? विद्युत वरण महतो को। अगला सवाल, अगला सवाल हमसे कहता है दोस्तों कि झारखंड के किस कॉलेज में राज्य का पहला महिला विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है दोस्तों? तो विमेंस कॉलेज जमशेदपुर में। हमारा अगला सवाल है दोस्तों कि झारखंड की किस तीरंदाजी ने स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की तीरंदाजी प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल प्राप्त किया है दोस्तों? ठीक है, कहता है झारखंड की किस तीरंदाजी ने स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की तीरंदाजी प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल प्राप्त किया है दोस्तों? तो हीरामणि सिंकू ने। हीरामणि सिंकू ने ही झारखंड की तीरंदाजी, ये तीरंदाज हैं, उन्होंने स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की तीरंदाजी प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल प्राप्त किया है।